Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir, and I hope you all will be great. I am also fine. Today we are going to discuss your poem. Class 10th की poem है The Fire and Ice. ठीक है. The poem is written by great American poet Robert Frost साहब के द्वारा कविता को लिखा गया है. जैसे आप टाइटल कविता का देख रहे हैं, ये आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम है. और इस पोएम में राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया है जो ये एक दिन फायर से या आइस से जो है ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी. जो वर्ल्ड है एक ना एक दिन फायर या आइस से समाप्त हो जाएगा. तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है, ये रियलिटी को दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी पोएम्स में. बहुत रिनाउंड अमेरिकन पोएट है. इनकी एक पोएम आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन. बहुत ही प्रासंगिक है, वेरी रेलिवेंट टॉपिक्स पे लिखते हैं. तो पोएम बहुत छोटी है. गागर में सागर भरने का जो काम है वो राइटर के द्वारा यहाँ पे किया गया है, और वो आपको यहाँ पे देखने के लिए भी मिलेगा. यहाँ पे दो चीज़ों से दुनिया को समाप्त होना बताया गया है, फायर और आइस से, और उन्हीं को सिंबल के रूप में भी यूज़ किया गया है. और सिंबल का मतलब होता है प्रतीक. सिंबल का मतलब होता है प्रतीक. ये दोनों यहाँ पे सिंबल हैं, और ये दोनों किस किस चीज़ के सिंबल हैं. फायर इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स एंड आइस इज़ द सिंबल ऑफ हेटेड अमंग ह्यूमंस. तो चलो ज़रा पोएम को शुरू करते हैं, ज़रा पढ़ते हैं, समझते हैं कि लेखक के द्वारा यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है. Dear students, if we will talk about the theme of the poem, the poem revolves around the theme that human emotions are destructive and has two possible forms. मानवीय जो भावनाएं हैं वो विनाशकारी हैं और उनके दो संभव परिणाम हैं, दो संभव रूप हैं. देखते हैं क्या क्या हैं. Some says the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी किसमें? फायर में. फायर का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इतना ज़्यादा मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि कोई भी क्रिएचर्स, कोई भी प्राणी जो है इसमें जीवित नहीं रह पाएगा. वहीं ये देखो, ये राइटर ने अपनी बात नहीं कहा है, ये राइटर बोल रहे हैं कि दुनिया ही बोल रही है, लोग ही बोल रहे हैं, सम से. ठीक है, लोग ही बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि सम से इन आइस. लेकिन कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि दुनिया आइस में समाप्त हो जाएगी. आइस का मतलब है कि हिमयुग आएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, इतना कोल्ड हो जाएगा कि कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा. हर चीज़ जो है फ्रीज हो जाएगी. एवरीथिंग विल बी फ्रीज एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन फॉर एनी क्रिएचर. किसी भी प्राणी के लिए उस सिचुएशन में जीना मुश्किल हो जाएगा. अब देखो, इन दो लाइन में तो राइटर ने आपके विचारों को एक्सप्रेस किया है, दुनिया के विचारों को एक्सप्रेस किया है. नेक्स्ट लाइन में वो अपनी बात को बता रहा है. फ्रॉम वट का मतलब है कि किस चीज़ से समाप्त होगा, फायर से होगा या आइस से होगी दुनिया समाप्त. फ्रॉम वट. अब वो अपनी बात बोल रहा है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अब उसने एक नई चीज़ बोल दी है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ का मतलब यहाँ पे है आई हैव द इंटरेस्ट ऑफ डिज़ायर. मतलब मेरा जो रुचि है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दुनिया है वो एंड होगी डिज़ायर से. अब उसने नई चीज़ ला दी कि डिज़ायर से होगी. डिज़ायर का मतलब इच्छा. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में देखते हैं राइटर क्या बोल रहा है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. आई होल्ड विद का मतलब होता है एग्री विद, सहमत होना. ठीक है, मैं सहमत होता हूँ. दोज मतलब उनके साथ, उन लोगों के साथ. किन लोगों के साथ? हु फेवर फायर. जो फेवर का मतलब होता है सपोर्ट, जो समर्थन करते हैं फायर का कि ये दुनिया फायर से, आग से समाप्त होगी. मतलब इन लोगों के साथ वो मतलब इस विचार को के साथ वो अपनी सहमति जता रहा है. ठीक है. कि अब देखिए, पहले तो राइटर ने कहा कि मेरी जो बात है वो डिजायर है, और अब फिर बोल रहा है कि मैं उनके साथ सहमत हूँ जो बोल रहे हैं कि फायर से समाप्त होगा. तो कहीं ना कहीं जो फायर है वो रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमन बींग्स की डिजायर को. ठीक है, एक सिंबल के रूप में काम कर रही है कि केवल ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जो है इतना गर्म हो जाएगा कि उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. हो सकता है ऐसा भी हो जाए. शब्द से लिटरली राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में इतना ज़्यादा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का असर हो जाए कि दुनिया इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ रहने लायक ना हो. लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वो क्यों होगी. दैट द बिग कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ आवर डिज़ायर्स. हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर्स है, वो पर्सनल ह्यूमन बींग्स की नहीं, अलग अलग कंट्रीज जो है अपनी जो पॉल्यूशन है उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो कई सारी चीज़ें एक ही चीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे.
नेक्स्ट जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं राइटर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि, बट इफ मतलब लेकिन यदि, इट हैड, इट का यूज़ हो रखा है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दुनिया को समाप्त होना ही है 2 बार, अगर इसको 2 बार समाप्त होना है, पेरिश का मतलब टू एंड, ठीक है, डाई, डाई मतलब एंड, समाप्त होना, तो यदि दुनिया को समाप्त होना ही है 2 बार, अगर इस दुनिया को समाप्त होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त जानता हूँ हेट के बारे में, घृणा के बारे में भी। अब क्या जानता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब वो ये जानता है कि ये कहना कि टू से दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, जो बात पहले स्टेंजा में हुई थी, दूसरी लाइन में आपने देखा होगा कि आइस की बात भी हुई थी। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, विनाश आप लिखते भी जाना, जो धरती का विनाश होगा वो आइस से भी होगा, ठीक है, उसके बारे में भी वो बोल रहे हैं कि मुझे पर्याप्त जानकारी है। इज आल्सो ग्रेट, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फायर है, आइस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एंड वुड, और यहाँ पे कल्पना की जा रही है, कल्पना कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी जता रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए वुड का यूज़ होता है। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, सफाइस का मतलब, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, पर्याप्त। और ये जो दुनिया समाप्त होने के लिए आइस जो चीज़ है, ये भी बोल रहा है कि आइस भी जो है क्या हो जाएगी, पर्याप्त हो सकती है। देखो हेट का यूज़ किया गया है और हेट को सिंबलाइज कर रहा है आइस, तो आइस इज़ द सिंबल ऑफ हेटेड एमंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बीच में जो नफ़रत भरी हुई है उसको यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है आइस। इतना ज़्यादा हमारे मतलब एक दूसरे के प्रति, आपने एक हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत है कि मनुष्य अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरे के सुखों से परेशान है, तो वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन बींग्स के बीच में इतनी ज़्यादा हेटेड हो चुकी है, देयर इज़ सो मच coldness, intolerance, indifference and rigidity among human beings that on the name of caste or religion or nation or poor or rich और रेसिज्म, कई सारे भेदभाव होते हैं कि कई चीज़ों के आधार पे है, एक दूसरे से नफ़रत की जा रही है। और इस तरीके से राइटर ये कहने का सिंबल के रूप में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया जो है इस नफ़रत से भी समाप्त होने के पूरे चांस है, जितने कि आइस व हिमयुग आने से। तो जैसे कि दिखाने की कोशिश की गई है कि आग से ये दुनिया समाप्त होगी, मतलब हमारे जो बर्निंग डिजायर्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स की बर्निंग जो डिजायर्स हैं, उसके लिए वो ग्रीड आप बोल सकते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के बीच में, एक कंट्री दूसरी कंट्री को माँ के ऊपर एटॉमिक वॉर करती है, ये करती है वो करती है, जैसे कि आप कई सारी चीज़ें देख भी रहे हैं करंट सिनेरियो में। देयर इज लस्ट इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्रुअल्टी है, देयर आर सो मैनी क्राइम्स, ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन बींग्स जो है भी का जो हेटेड वाला रीज़न है वो भी दुनिया के अंत के लिए रीज़न हो सकता है। तो जो राइटर ने दिखाने की कोशिश की है इस पोएम में। अब हम थोड़ा लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोएम में जो हमने शुरू में भी देखा था, फायर इज़ रिप्रेजेंटिंग डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग और इज सिंबल ऑफ हेट्रेड एमंग ह्यूमन बींग्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा राइमिंग स्कीम देख लेते हैं पोएम की। जो राइम स्कीम है ये आप नोट कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी और बी सी बी, ठीक है। वो देखते हैं कैसी है, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ से राइम स्कीम हम देखते हैं। ये फायर है, इसको ए दे देते हैं, इसके साथ राइमिंग वर्ड है डिज़ायर, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, लास्ट में जो साउंड है एक जैसी आ रही है, तो इसको भी ए। फिर फायर है, ये भी ए, और यहाँ पे आइस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बी दे देते हैं, ठीक है। तो ए बी ए जैसे आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखो,
इसको हमने बी दे दिया, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले में जो आइस था उससे ट्वाइस, ठीक है, एक जैसा है। फिर ये सी है, ये बिल्कुल नया है, और ये फिर बी हो जाएगा, और ये भी हेट के साथ ग्रेट, ये सी हो जाएगा, और सफाइस, आइस के साथ सफाइस, ये बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। राइमिंग स्कीम मतलब लास्ट वर्ड का जो साउंड है वो एक जैसा अगर है, तो जैसे हेट का है ग्रेट, ठीक है, ट्वाइस का है आइस, सफाइस, तो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इसके अलावा इस पोएम में जो इंजैबमेंट है उसका यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा। इंजैबमेंट का मतलब होता है कि जब कोई पोएम की लाइन के लास्ट में जब लाइन समाप्त होती है उसमें कोई ना तो कॉमा का यूज़ किया गया है, ना कोई फुल स्टॉप है, और सीधे नई लाइन शुरू की जा रही है और दूसरी लाइन में सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे फुल स्टॉप का यूज़ यहाँ पे किया गया है, तो उसको इंजैबमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिट्रेशन का यूज़ है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है, आई होप। जैसे कि वर्ल्ड, डब्लू, और वर्ल्ड और विल, तो ये एलिट्रेशन होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों के शुरू में एक जैसी साउंड आती है या एक जैसा लेटर होता है, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, व, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप दिस वीडियो, आपको ये वीडियो जो है डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द पोएम थ्रू दिस वीडियो। आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।